भाई साहब सिक्योरिटी वालों को बुला लें और साथ में चले जाएं। अच्छा ये तो आ गए, इस तरह करें ना कि उधर से एडमिन को भेजें। अच्छा जो हमारी अच्छा मेडिसिन का क्या होता हाँ सर्जन का बहुत प्रॉब्लम है, सर्जन का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा 3 माह का टाइम मिल रहा है एक ही पेशेंट यहाँ साहब वो कहते हैं इतने डॉक्टर के इंटरव्यू हुए कैंसर उसमें कोई सर्जन की नहीं। यहाँ पे आना है तो सही है हमारे पास डॉक्टर यासिर आए हमारी वर्चुअल डिस्कशन जब होती है तो उसके हर इशू पे हम डिस्कस करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के लिए खास करके ये जो हमारा संध्यात बीमारी हॉस्पिटल है ये हमें फ्रिज का सिर्फ इंसान मिला जो कम अज़ कम मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये मैं कैसी ओपीडी चाहता हूँ मेडिसिन्स की कैसी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कितनी परसेंट दे रहे हैं? 50% मिल जाते हैं जो आप नहीं अराउंड 70-80%। टेस्ट तो अभी तो सब हो रहे हैं, अभी सारी न्यू मशीन भी आ गई हैं, अभी सारे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक के बाहर जाने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ा आपकी जो करेगी उसके बाहर जाने से कुछ ड्यूरेशन में पड़ा था, अब मैनेज हो गया, अब वो उसके सारे लैब सेटल हो गया। इसकी वैसे जैसे चार्जेस रखे तो चार्जेस ले रहे हैं बिल्कुल फ्री नहीं ऐसे नहीं है। साबर डायग्नोस्टिक से हमारा एक MOU हुआ है, उसमें ये है कि हम 50% हमें टेस्ट की एक लिस्ट है 70 to 73 टेस्ट हैं जो अवेलेबल होते हैं और वो 50% ऑफ देते हैं। जो रेट उनको जो अपने पब्लिक को वो एनहांस करें प्राइवेट सेक्टर में उसको 50% ऑफ देते हैं। और वो स्लिप हमारे यहाँ से साइन हो के प्रॉपर लैब से उसके ऊपर एक रिटन नोटिफिकेशन आता है जिसको लिखा जाता है जो रेडियोलॉजी आपके पैथोलॉजिस्ट को लिखते हैं कि ये टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, देन उसको हम अच्छा पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं होता जो बाहर से आप लिख देते हैं टेस्ट इस बैठ है कोई पेशेंट को हमने लिख दिया टेस्ट ये दिया देखिए वो लैब पे जाता है जहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो क्या से पता चलता है कि बंदा मैडम ने एक्सप्लेन किया है, तो प्रोसीजर होता है वहाँ हमारी पैथोलॉजिस्ट लिख रही है IDC के साथ जो MOU साइन हुआ है कि उसका 50% पे हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं सर, पैथोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट दो लोग नॉमिनेटेड है हमारे प्रॉपर ऑर्डर से कि यही दो लोग उसके ऊपर साइन स्टैम्प करेंगे विदाउट साइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या है ठीक है? डॉक्टर राशिद कैसे चल रही है? क्या परेशानी है कोई नहीं, वो भी इंशाल्लाह बताते हैं 2 बजे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? प्राइवेट प्रैक्टिस शाम के टाइम इंशाल्लाह डिपेंड करता है पेशेंट का टर्नओवर कितना। हमारे वैसे इन प्लान होते हैं तकरीबन 5 to 6 प्रोसीजर्स पर वीक सर्जरी करते हैं। सर्जरी अच्छा वैसे 5 to 6% आपकी OPD का आप करते हैं? हाँ तकरीबन स्कैन। अच्छा OPD कितनी रैंडम होती है वैसे रूटीन में 100 एवरेज 100 कोविड की वजह से कम है एवरेज है 2 से 3। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है,
ऑलमोस्ट 4,000-5,000 की ट्रीटमेंट। इसके अलावा इन्फेक्शन हम कर लेते हैं जो कि विंटन ब्लू की एक्सट्रैक्शन होती है, वो बाय 6 to 7,000 का है। यहाँ पे हम लोग उसको विद इन 100 रुपीज़ कर देते हैं एक्सट्रैक्शन, तो इस तरह की तो रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, ये ओपीजी हो रहा है आपके हॉस्पिटल में? ओपीजी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये इतनी बड़ी साइंस है, ओपीजी क्यों नहीं? यानी कि देखिए, मैं एडमिन साहब खड़ी हुई हूँ, मुराद साहब भी हैं। ओपीजी एक आम, इट्स नॉट कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि बंदा के प्रोसीजर या कोई इतना एक्सपेंसिव है। ओपीजी क्यों नहीं? तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको बेहतर बता सकती है। कोई आप या आइडिया को देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ, ओपीजी और एक लैटरल सेफ होता है, तो बड़े इंपॉर्टेंट डेंटल के एक्सरे हैं, अगर वो यहाँ पे फैसिलिटी आ जाए तो डेफिनेटली एक मेन आप बैठे हुए सर्जन हैं, कुछ नहीं है तो दांत का काम आप ओपीजी होगा तो उसके बाद कोई भी इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, कुछ भी है तो उसमें जाकर कोई भी इशू है तो ओपीजी के बगैर तो नहीं आप उसको देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है। दैट्स मीन ओपीजी इनिशियली ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद की हैं, पार्शियल। हर केस ओपीजी इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह में डेफिनेटली हमें ज़रूरत होता है। हम बेस करता है ना उसके ऊपर सारा ट्रीटमेंट आता है। ये तो ये हमारे सिटी के तहसील के ये कोऑर्डिनेटर है इसका वही के हवाले से मांग पेश कर रहे हैं। क्या पोजीशन है यहाँ? आप यूरोलॉजी ओपीडी तो हमारे पास जो डायलिसिस है वो उसको कौन देता है? डायलिसिस को हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फैसल गफ्फार साहब। अच्छा, वो भी यूरोलॉजिस्ट हैं? यूरोलॉजिस्ट एक ही है। इन कोऑर्डिनेशन विद मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रियाज साहब जो हैं वो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम को वो देखते हैं, लेकिन सुपरविजन जो है हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब वैसे तो प्रोवाइड करते हैं, वो राउंड वगैरह पहले करते हैं ना, उसके बाद वो डायलिसिस में चले जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस में क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। डायलिसिस की 9 मशीन है नहीं, सॉरी, जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं आई नो। ये बताएं कि किस टाइम आप डायलिसिस करते हैं? डायलिसिस का टाइम भी है, मैंने भी देखा है कि आप गए भी वहाँ पे डायलिसिस अप टू 2 होता है, लेकिन डॉक्टर नहीं होता, ठीक है। एक चीज़ वैसे मैं इस टाइम फैसल साहब आप यकीन से कह सकते हैं वहाँ पर बैठे तो 9 मशीनें ये 9 नहीं 9 मशीनें बची हैं, उसमें से 4 हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, बाकी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ना। फेस्टुला वगैरह भी आप लोग नहीं तो क्या पोजीशन है यहाँ? पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए, हमारे पास लोग आते हैं ना मशीन के लिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कितने पेशेंट 24 घंटे में जो पेशेंट रेगुलर बेसिस पे होता है वो बस हमारी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की एक छोटी सी मीटिंग, बस फिर दोबारा मुझे पता है कि आप होना लाजमी था ना इसमें, आप होना नहीं वो मुझे पता है मेरे अच्छा मेरा रहा था जिस कारण जो मेडिसिन भी फ्री हो जाती है मुझे ना से पहुंचा सारे काम जो है फीस से ये तो क्या पोजीशन है फंड की? सर आप मैं नहीं सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको करने के मैं जुबैर मेरा नाम है, मैं मेडिकल सोशल ऑफिसर हूँ, हेड ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें हमारे पास 3 तरह के फंड्स हैं। एक है सरकारी ज़कात फंड, ठीक है, वो हमारी हेल्थ वेलफेयर कमेटी है, उसमें MS सब चेयरमैन है, मैं सेक्रेटरी हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट ज़कात चेयरमैन या उसका नॉमिनी मेंबर है, और अस्पताल का सीनियर डॉक्टर, इसका अपना अकाउंट है। इसमें सारा सरकारी
ज़कात फंड आता है। इससे हम फिर ना एक वो ज़कात फॉर्म देते हैं इस्तेकाक वाला और एक मेडिसन वाला। चेयरमैन लोकल ज़कात कमेटी का जो चेयरमैन होता है इसको वो अटेस्ट करता है। उसके बाद ये होता है कि ये ज़कात का मुस्तहिक है, वो अस्पताल आ जाते हैं, उसको हम फिर ये फॉर्म मेडिसन वाले इशू करते हैं। मैक्सिमम कितनी आप कर देते हैं? वैसे सर इस तरह है कि जो 7-8 हज़ार रूल इसमें दो है, एक उसको हम कहते हैं सीलिंग लिमिट और आउट ऑफ सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट में 2000 ओपीडी के लिए पर डे या पर वीक के लिए और 3000 पर डे इंडोर के लिए। लेकिन अस्पताल की जो हेल्थ वेलफेयर कमेटी ये अथराइज है कि अगर किसी पेशेंट को 2000 या 3000 से ज़्यादा उसकी मेडिसिन बनती है तो वो फिर अलहदा मीटिंग में उनके नाम और बिल नंबर डाल के उसकी अप्रूवल लेते हैं। कितना टाइम? अप्रूवल अथॉरिटी कौन है? अप्रूवल अथॉरिटी हेल्थ वेलफेयर कमेटी है। उसमें एक MS में और कितना टाइम लग जाता है अप्रूवल में? नहीं सर, माना मीटिंग होती है वो बाद में, पहले नहीं। अच्छा, आप कर देते हैं? मिसाल के तौर पर क्योंकि हमारे पास एक रोगैम इंजेक्शन है, रोगैम इंजेक्शन आ रहा है तकरीबन 10,000 एक इंजेक्शन। किस चीज़ के लिए? ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो अगर माँ और बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, मिसाल के तौर पे माँ का ग्रुप है O पॉजिटिव, बच्चे का आ गया है O नेगेटिव आ गया या B नेगेटिव आ गया है, तो माँ के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि अगला बच्चा डेड हो जाता है। ये उनको इंजेक्शन लगेगा तो फिर अगला बच्चा लाइव होगा। इसी में अब पहले ये रोगैम था, अब इसके साथ रोफलेक वगैरह आ रहा है, लेकिन वो भी 6000 का है। तो ज़ाहिर टीके को तो आप नहीं कर सकते ना, उसकी कीमत आप हो सकती, तो वो फिर हम उसी वक्त इशू कर देते हैं। अस्पताल में हमारा मिनट सब मीटिंग होता है बाकायदा, उसमें सारे हम नाम डाल के अप्रूवल, ऑडिट की भी यही रिक्वायरमेंट है कि वो बाद में आप अप्रूवल लें। क्या हुआ आपको? मेडिसिन मिल रही है आपको? लेडीज वार्ड। अदनान भाई सर प्लीज। आ गए फारूक होने आ गए। हाँ हाँ चलो मैं अभी डॉक्टर निशान को कॉल करूँ। मैं क्या मैडम आपके पास डॉक्टर आज हम बड़े अल्लाह आसानी करे, बहुत अच्छा माहौल था और अल्लाह अच्छा करे। और थोड़ा सा ना आप लोगों को देखें, आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी हकीकत बात जो है ना कि इस वक्त कोविड से बहुत बुरे हालात हैं और इससे बहुत सारे लोगों की हम बात हो चुकी हैं, तो लिहाजा जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इसको सीरियस लें। मास्क कम से कम एक चीज़ है जो हर बंदा कर सकता है, तो मास्क ज़रूर पहने, ठीक है ना। ये एक मामूली सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। अगर खुदा न खास्ता आपको है तो आपसे फैमिली वाले, आपके ताल्लुक़ वाले, क्योंकि मिलते तो आपसे वही है ना जो आपके ताल्लुक़ वाले होते, तो आपके जो ताल्लुक़ वाले हैं वही आपकी वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं होगी, बायस तकलीफ़ होगा ज़्यादा। इस वजह से एक तो एहतियात ये कर लें, दूसरा क्राउडिंग से बचें जितना मुमकिन हो सके।
और तीसरा ये है कि थोड़ा सा लोगों को ये भी एक्सप्लेन करना है कि हमारे यहाँ जो अभी ना कॉन्सेप्ट बन गया कि कोविड का टेस्ट कराया तो समझा कोविड है, कोविड का टेस्ट कराया नेगेटिव आ गया समझा कोविड नहीं है। ऐसा नहीं है। कोविड के टेस्ट जो है फॉल्स नेगेटिव भी होते हैं, फॉल्स बहुत थॉरो चेक किया जाता है, लेकिन फॉल्स नेगेटिव इसमें अच्छी खासी रेशो है। जो साथ में जो है LDH है वो सब रेज होते हैं, उनके जो एक्सरेज, उनके CT स्कैन जो होते हैं वो इसी चीज़ के लिए जो है हमें गाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको हम प्रोबेबल में डालते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये वही है, लेकिन PCR में इत्तेफाक से डिटेक्ट नहीं हो सका। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ये नहीं कि ज़रूर टेक्निक गलत है या मशीन गलत है या कोई ऐसा। ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने उसी वक्त थॉरोली अपने जो है ना वो थ्रोट को वॉश किया हो, क्लीन किया हो, से जो है उसका कैच करना बाज़ दफ़ा मिस हो जाता है। तो ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में ये है कि जो सिम्टम जिस पेशेंट के आ जाते हैं ट्रीटमेंट कराएं, बजाय इसके कि उसे अलग जगह जाके पाबंद कर दें, इससे डरते हुए कि इसकी ट्रीटमेंट कराई तो कहीं ये ना वो फौत हो जाए। क्योंकि जो बुरा मसला है, जो खराबी है, बीमारी है, वो तो चलती रहनी है, भले आप उसे छुपा के भी कहीं रखते हैं। लिहाजा उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, इंफॉर्मेशन दें, ताकि जिसको साइड पे करके महफूज करना है, क्वारंटीन करना है, उसे किया जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। तो उसके लिए जो अगर आप हमें थोड़ा सा हेल्प कर दें, क्योंकि देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, एक छोटा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ हर तरफ से रेफ़र होके आते हैं। और हमारे यहाँ माशरे में कंसिड्रेशन जो है ना कि एमरजेंसी, वो यही बंदा जो खुद को से एमरजेंसी लगता है वो एमरजेंसी समझता है, पेशेंट के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। 19 के इस वक्त हमारे पास जो है ना जी तकरीबन 18 पेशेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, जिनको हमने दाखिल किया हुआ पड़ गया। हमें अपनी पीड्स डिपार्टमेंट को भी शिफ्ट करना पड़ गया है इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। आपको मालूम है पहले ही हमारा डिमोलिश हो गया था 2018 में, तो वो वार्ड भी हमारा रेनोवेट होना था। स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से हमें फ़िलहाल जो है पीड्स वार्ड को जो है वहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया है। और पीड्स वार्ड हम मैनेज कर रहे हैं फीमेल वार्ड के साथ। जी जी हॉस्पिटल में हैं DH की अटक में, और सिर्फ यहाँ ही नहीं जो आप इजाज़ बुखारी साहब MP ने अपने आप को हेल्थ केयर वर्कर के होते हैं, सारा एम्प्लॉइज रजिस्टर करवा दिया था। जो प्राइवेट थे उनको भी ये है ये स्कीम चलाई गई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हेल्थ केयर रजिस्टर। जी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, कुछ ने नहीं कराया है। जो बिलो 60 हैं उनको फिर जो है वो अबाव 60 वाले में वहाँ पर किया जाता है। इस वजह से अगर कोई भी हमारा ऐसा कोलीग जो बिलो 60 है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपने आप को रजिस्टर कराए सबसे पहले, और उसके बाद उसे डेट मिल जाएगी और वो करा लेगा। यहाँ पे एक सर्जन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। एक सर्जन का प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इस चीज़ को ज़रा सा यकीन देखें तो हमारे लिए प्रॉब्लम इस सबसे बड़ी इस सिटी की लोकेशन है, क्योंकि इसके बाद आगे KPK आ जाता है। ये ऐसा सेंटर में सिटी नहीं है कि इसके इधर से भी लोग आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे। इसमें ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो सिर्फ पिंडी वाह के लोग आते हैं, या फिर वो जो जिनको किसी मजबूरी के तहत आना पड़ जाए। पहले KPK से आते थे क्योंकि उनके पास जॉब्स का इशू होता था। अब हमारे KPK के लोग यहाँ नहीं आते हैं, उनका हेल्थ नहीं, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स नहीं आते, क्योंकि डॉक्टर्स की फैसिलिटेशन वहाँ बेहतर हो गई है पिछली गवर्नमेंट के बाद। अब वहाँ पर डॉक्टर KPK के नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हमारे पास रहीम यार खान से भी हाउस जॉब के लिए आ रहे हैं, उस साइड से आ रहे हैं, लेकिन हाउस जॉब के लिए। लेकिन जब उनकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है अब वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसके बाद फिर वो यहाँ नहीं आते। हमारे पास एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, एक यूरोलॉजिस्ट है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास 3 हैं, लेकिन बाकी हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं है। साइकेट्रिस्ट हमारे पास आज तक कभी नहीं आया जब से हॉस्पिटल बना है। ये डेफिशिएंसीज हैं। अगर हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट और आ जाए, अभी हमें जैसे देखें अभी हमारा HD है, हम इसे ICU बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट कोई नहीं आता है, हमारे पास जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट नहीं आता है, वो सीट्स वेकेंट पड़ी हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए किया है कि वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, आपको इसमें आएगा तो तभी उसे कर सकते हैं। इनिशिएटिव में गवर्नमेंट